हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस के तथा एसएससी और रेलवे के अन्य एग्जाम को लेकर यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है जो कि हर एक सब्जेक्ट से हम आपको कैरी करने का कोशिश करते हैं और ध्यान रखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट से चाहे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिलेगा और सिलेबस अकॉर्डिंग को रखने के लिए हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग रखने के लिए हम आपको हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को निकाल के 50 क्वेश्चन में इंक्लूड करके आपको हम देने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 80 है और 80 के पहले का सेट भी अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक जो एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस होता है, एनसीईआरटी का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कलेक्शन क्वेश्चन का जो है वो भी वहां डाला हुआ है, उसका लिंक, वो भी आप वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो देखते हैं और केसीसी को फॉलो करते हैं तो इसे शेयर कर दिया कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 80 नंबर सेट का आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण। चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खूब क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में खूब आता है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह। चलिए इसके क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखते हैं, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन किए थे। इन्होंने 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ की स्थापना किया था। राणा कुंभा का संबंध गुहिलौत वंश की एक शाखा थी, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश से संबंध था राणा कुंभा का। तीसरा पॉइंट देखते हैं, राणा कुंभा संगीत के 3 विद्याओं, गीत में, वाद्य में और नृत्य में बहुत ही निपुण थे। अगला पॉइंट देखते हैं, राणा कुंभा ने कई ग्रंथों की भी रचना किया था, जिसे संगीत मीमांसा ग्रंथ, रसिक प्रिय ग्रंथ, संगीत राज ग्रंथ, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर टीका, कामराज रतिसार और रत्न नृत्य रत्न कोश इत्यादि ग्रंथों की रचना राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, राणा कुंभा की मृत्यु जो हुई थी वो अपने ही पुत्र उदा सिंह के हाथों हो गई थी। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि मेवाड़ की राजधानी जो थी वो चित्तौड़गढ़ थी, ये भी बात आप याद रखेंगे। मुगल शासक जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में अंतिम रूप से मिला लिया था, यानी मेवाड़ को जीतने अंतिम रूप से कौन जीता? जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने अंतिम रूप से इसे जीत लिया था, मुगल शासन में मिला लिया था। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो किया था सिसोदिया वंश के राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? ध्यान देंगे, अकबरनामा जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार और प्रसिद्ध कवि अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा की रचना की थी। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त थी। अकबरनामा अबुल फजल की अपनी आत्मकथा थी। यही अकबरनामा जो है वो 3 खंड में विभाजित थी। उसमें से अकबरनामा जो है मेन खंड जो है वह अकबरनामा के नाम से और अबुल फजल की अपनी आत्मकथा थी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईने अकबरी जो है ना वो इसी अकबरनामा का तीसरा खंड है जिसमें मुगल प्रशासन की जानकारी दी गई है। यानी मुगल प्रशासन के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो आईने अकबरी पुस्तक को पढ़ेंगे। इनकी रचना भी अबुल फजल नामक विद्वान के द्वारा ही किया गया था। अबुल फजल दीन-ए-इलाही का मुख्य पुरोहित भी था और 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार के द्वारा कर दिया गया था। क्लियर? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था और यह अबुल फजल की आत्मकथा है। ध्यान दीजिएगा, अकबर ऐसे शासक हुए जो भारतीय इतिहास में दूसरे शासक थे जिनके दरबार में नवरत्न की एक ग्रुप रहता था, नवरत्नों का एक ग्रुप रहता था जो महान विद्वान हुआ करते थे अपने अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। ये सभी जो थे अकबर के दरबार के नवरत्न में से शामिल होते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC
इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में। तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में किया गया था। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा इसके पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में हुए कोलकाता अधिवेशन के 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू हुई, जो 1925 ईस्वी में हुए कानपुर अधिवेशन, जो 41वां अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किया गया था श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा। तो आपका आंसर निकल गया होगा, अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी? तो ध्यान देंगे, 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो 25.42% रही थी, और यह राष्ट्रीय औसत का, जो कि राष्ट्रीय औसत में जनसंख्या वृद्धि दर जो थी पूरे भारत में 17.7% थी, उससे तकरीबन 7.7% अधिक है। क्लियर? दूसरा पॉइंट चलते हैं, तो बिहार की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला की बात करेंगे तो मधेपुरा आता है। मधेपुरा जिला बिहार के सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाला जिला है, जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 31.12% है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है। तो दोनों याद रखेंगे, अधिकतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाला जिला मधेपुरा है और सबसे न्यूनतम गोपालगंज है। क्लियर? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.42%। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को दर्शाता है? तो ध्यान देंगे, आइसोहिप्स रेखा जो होती है वो दो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहिप्स कहा जाता है। तो आपका आंसर निकल गया होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और भी पॉइंट देख लेते हैं, आइसोहेलेन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, दो समान समुद्री लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। जबकि ठीक इसी से मिलता जुलता आइसोहेल देखेंगे, आइसोहेलेन और आइसोहेल। तो आइसोहेलाइन जो है दो समान समुद्री लवणता को मिलाने वाली रेखा, और आइसोहेल दो समान सूर्य ताप को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल रेखा कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है आइसोबार दो समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है, और आइसोहाइट दो समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोनेफ भी आता है, जो दो समान मेघाच्छादित वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा आइसोनेफ कहा जाता है। और एक आता है आइसोनीफ, जो इसी से मिलता जुलता है, नेफ और नीफ। नेफ वाला में मेघाच्छादित वाला क्षेत्र आ जाएगा और नीफ वाला में हिमपात वाला क्षेत्र आ जाएगा। दो समान हिमपात वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा आइसोनीफ। नी है, नी का उच्चारण ही का उच्चारण, और यहां पर ने है, यहां पर मे है। तो आइसोनेफ वाला में मेघाच्छादित वाला क्षेत्र, आइसोनीफ वाला में हिमपात वाला क्षेत्र मिलाने वाली रेखा है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? आप ध्यान देंगे, विषुवत रेखा क्या होता है? विषुवत रेखा पर सूर्य का सालों भर लंबवत पड़ता है सूर्य का प्रकाश, जिसके कारण से तापमान जो होता है वो सर्वाधिक होता है यहां पर। क्लियर? लेकिन यहां के पौधे जो होते हैं उसका आर्थिक दोहन जो है वह बहुत कम हो पाता है, क्योंकि यहां के वृक्ष की लकड़ियां जो होती है वो काफी कठोर होती है, जिसके कारण से आर्थिक दोहन नहीं हो पाता है। और सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए इनके बीच प्रतिस्पर्धा होता है, पौधों के बीच काफी लंबे लंबे पौधे हो जाते हैं, जिसके कारण से यहां खूब घना जंगल होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, जिसके कारण से
वर्षा सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होता है, अतः विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा तापमान भी रहता है और सालों भर यहां वर्षा भी होता है। क्लियर। लेकिन कर्क रेखा में ऐसा नहीं है, और अगर कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अगर कर्क रेखा पर ऐसा हो, कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा अगर भारत में होता तो ऐसे स्थिति में अधिक ताप भी रहता और सालों भर वर्षा भी रहती। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, विषुवतीय प्रदेश की वृक्ष की लकड़ियां काफी कठोर होती है, जिसके कारण इनका आर्थिक दोहन संभव नहीं हो पाता है, अतः काफी घने जंगल के कारण यहां सालों भर वर्षा होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसके कारण वायु दाब कम होता है और तापमान बहुत ही अधिक रहता है। अतः अगर भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो तापमान अधिक होता और सालों भर वर्षा होती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो चंदन के लकड़ी के वन जो सर्वाधिक है वो नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो कर्नाटक के क्षेत्र में और तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ियां पाई जाती है। क्लियर। और हां, एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि चाय का उत्पादन भी नीलगिरी के पहाड़ी में ही होता है। असम की पहाड़ियों में भी चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? अब ध्यान देंगे, तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कह रहा है, मुख्य भूमि के तट रेखा की कुल लंबाई नहीं, बल्कि कुल लंबाई कितनी है। तो ध्यान देंगे, भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। यहां पर एक्यूरेट लिखें, 7516.6 किलोमीटर जो है वो तट रेखा की कुल लंबाई है भारत की। दूसरा पॉइंट चलते हैं, भारतीय मुख्य भूमि के तटीय भाग, यहां पे तटीय भाग की लंबाई की बात करेंगे, मुख्य भूमि की, केवल मुख्य भूमि की। तो यहां इसमें मुख्य भूमि का मतलब यह हुआ कि इसमें द्वीप और प्रायद्वीप को छोड़ दिया जाता है। द्वीपों को, जितना भी द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अंतर्गत जो द्वीप समूह आते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो उनको छोड़ के भारतीय मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। क्लियर। दोनों चीज याद रखेंगे। अगला पॉइंट चलते हैं, तो भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,26,3 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में भारत का स्थान जो आता है वह 7वें स्थान पर आता है। क्लियर। तो आपका सही आंसर कुल लंबाई पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल होता है। क्या क्या शामिल हो सकता है नागरिक के मौलिक कर्तव्य? पहली बात तो यह ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा मूल संविधान में नहीं थी। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण श्री समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। लेकिन जब 1976 ईस्वी में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया वह 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में 11 है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 को भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चे कि माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य होगा, बच्चे का कर्तव्य होगा कि वह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। क्लियर। अब इसके अलावा देख लेंगे भारत के मौलिक कर्तव्य में कौन कौन शामिल है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा दिखाना, ये शामिल होता है मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा दिखाना ये शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन बनता है। अब देख लेंगे 11 मौलिक कर्तव्य है और 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। प्रत्येक नागरिक को, पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा है, देश की रक्षा करना। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। छठा है, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका परिरक्षण करना। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
और 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना और बढ़ते रहना। जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना। यह है 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसे 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य की चर्चा की बात करेंगे तो भाग 4 का और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 का में चर्चा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्य है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित होता है। क्लियर। ध्यान दिया जाए, यह सत्यमेव जयते जो है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के जस्ट नीचे में लिखा हुआ देवनागरी लिपि में मिलता है सत्यमेव जयते। तो यह भी ध्यान देंगे, देवनागरी लिपि में जो सिंह स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, उसके नीचे में लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जिसे मुंडक उपनिषद से ग्रहण किया गया है। यम एवं नचिकेता के बीच के संवाद और भी उपनिषद है। उपनिषदों की कुल संख्या भारतीय संविधान में भारतीय इतिहास में 8 है उपनिषदों की कुल संख्या, जिसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। यम एवं नचिकेत के बीच संवाद की चर्चा कठोपनिषद में किया गया है। अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में किया गया है, क्योंकि उपनिषदों की रचना ऐसा माना जाता है कि बाध तक भी किया गया, बाध तक भी उपनिषदों की रचना किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी आ जाएगा एग्जाम में। अल्लोपनिषद की रचना अकबर के शासनकाल में किया गया है। त्रिमूर्ति एवं 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 आश्रमों के सिद्धांत का उल्लेख जो है वो मैत्रेयनी उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो है 108। भागवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट बात करें, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसके ज्ञाता को उदात्री या उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराणों की कुल संख्या, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इसकी रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रशर्मा के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, क्योंकि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की चर्चा जो है वो मौलिक अधिकार से है। तो अनुच्छेद 25 जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक अधिकार की चर्चा किया गया। धार्मिक अधिकार की चर्चा मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की चर्चा मिलती है। क्लियर। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान लेंगे, पॉइंटेड बातें को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध मौलिक अधिकार से संबंधित धर्म की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता की चर्चा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक 4 अनुच्छेदों में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने एवं अवैध रूप से प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अवैध रूप से प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है समानता, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका। समानता एवं समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है, जो भी एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यक, जो ऑप्शन नंबर डी में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर बी में है। संपत्ति का अधिकार की चर्चा वर्तमान समय में एक कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 300 के क में किया गया है। यह एक कानूनी अधिकार है, अभी वर्तमान समय में कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया है, जिसे 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। पहले यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 31 में वर्णित किया गया था। वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है कानूनी अधिकार के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया है।
ध्यान देंगे, आधिकारिक नारा पेरिस ओलंपिक 2024 का है गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। देख लेते हैं पॉइंटेड बातों को। तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, सबसे पहली बात देखेंगे 32वां, पेरिस तो 33वां होगा, तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते 2020 में नहीं हुआ, 2021 में हुआ। तो ध्यान देंगे 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2020 टोक्यो जो कि जापान में हुआ, और इसका आधिकारिक नारा क्या था? भावनाओं से एकता। ध्यान रखेंगे, आधिकारिक नारा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भावनाओं से एकता था, जबकि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 में होना है वह पेरिस फ्रांस में होना है, और इसका आधिकारिक नारा जो है वो गेम्स वाइड ओपन है। जबकि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2028 में होगा लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में मनाया जाता है 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में दिया अपीलीय अधिकार आता है, प्रारंभिक अधिकारिता आता है, सलाहकारी अधिकारिता आता है, पुनरावलोकन अधिकारिता आता है। तो उच्च न्यायालय, क्लियर, उच्च न्यायालय जो है राज्यों के मध्य विवाद जो है उच्चतम न्यायालय में आता है, यह जो है उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत, अधिकारिता का मतलब क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक के अंतर्गत आता है। क्लियर? राज्य के मध्य, अब पॉइंटेड वाली बात सुनेंगे, राज्यों के मध्य वाद विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 131 में किया गया है। क्लियर? इसमें निम्नलिखित मामले को शामिल किया जाता है, इसमें निम्नलिखित मामले को शामिल किया जाता है। उच्चतम न्यायालय की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। 124 से लेकर 143 तक की चर्चा उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा करता है, जिसमें से अनुच्छेद 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को बताता है उच्चतम न्यायालय का। अब इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या अनुच्छेद 131 के अंतर्गत कौन कौन से मामले आ सकते हैं? तो मुख्यतः इसमें 3 मामले आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का। पहला है भारत सरकार बनाम एक या अधिक राज्यों के बीच, अगर भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो यह मामला कहां जाएगा? उच्चतम न्यायालय में जाएगा। और यह किस अधिकार के अंतर्गत? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। दूसरा मामला, यह भारत सरकार के साथ राज्य बनाम राज्य के बीच मामला, अगर भारत सरकार और राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तो यह भी उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अर्थात अनुच्छेद 131 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तीसरी बात है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसकी भी देखरेख प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 131 के तहत शामिल किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्णय मानने से बाध्य है? भारत का उच्चतम न्यायालय किसी के भी निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर जाता है। थोड़ा सा पॉइंटेड बातों को देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक की चर्चा किया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे 147 तक की चर्चा किया गया है। 143 में तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। क्लियर? 147 तक। नेक्स्ट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, पॉइंटेड बातों को, सुप्रीम कोर्ट जो है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को वर्तमान अस्तित्व में आया था।
हालांकि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था और उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। लेकिन वर्तमान स्वरूप जो आप देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का, वो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को वर्तमान स्वरूप आया है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 निर्धारित की गई है, यानी कि 33 प्लस 1, यानी 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक जो होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं। क्लियर। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ डी वाई चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। और सर्वोच्च न्यायालय किसी के भी निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कण ... के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प को थोड़ा सा देख लेते हैं, फूल को देख लेते हैं, फ्लावर्स को देख लेते हैं। तो देखिए फ्लावर्स है, फ्लावर्स के मेनली जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। फ्लावर्स में 4 भाग होते हैं। एक होता है कैलिक्स, इसे कहा जाता है कैलिक्स। दूसरा भाग ये रेड वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, रेड वाला एरिया, ये वाला, ये होता है कोरोला। कोरोला ये वाला भाग एंड्रोसियम कहलाता है, एंड्रोसियम। और ये वाला भाग गाइनोसियम कहलाता है। पहले ध्यान देंगे, कैलिक्स का मतलब होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। कोरोला का मतलब होता है दलपुंज। और ध्यान देंगे, एंड्रोसियम का मतलब होता है नर जननांग, नर जननांग। और गाइनोसियम का मतलब होता है मादा जननांग, मादा जननांग। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह जो कैलिक्स और कोरोला होता है यह पुष्प का सहायक भाग होता है, सहायता करता है केवल पुष्प को, सहायक पार्ट में आता है। लेकिन मेन पार्ट में 2 आता है, एक एंड्रोसियम और दूसरा आता है गाइनोसियम। एंड्रोसियम नर जननांग होता है जिसकी एक इकाई को एस्टमेन के नाम से जाना जाता है, जबकि गाइनोसियम की एक इकाई को कार्पेल के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, एंड्रोसियम में 2 भाग होता है। एक तो होता है ये वाला एंथर वाला हिस्सा, ये इसको एंथर कहते हैं। एंथर को हिंदी में कहेंगे पराग कोश, पराग, इसको पराग कोश कहा जाता है, जहां पर पराग कण मौजूद होते हैं, पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। इसी में ये इसमें पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। क्लियर। छोटे छोटे भाग में पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं जो पराग कोश में होता है, उसका अंग्रेजी एंथर होता है। दूसरा पार्ट होता है एंथर को ऊपर की ओर साधे रखता है, वह फिलामेंट के माध्यम से होता है, जिसे तंतु कहा जाता है, पुष्प का तंतु कहा जाता है। अस्टिग्मा जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। और स्टाइल जो होता है वो वर्तिका होता है, वर्तिका होता है। क्लियर। और ओवरी तो आप जान ही रहे हैं, मतलब अंडाशय। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, पराग कण यानी कि पराग कोश से, एंड्रोसियम के एंथर वाला हिस्सा से पराग कण निकलता है, यानी पोलन ग्रेन्स निकलता है। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स, इसको लिख लेंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का मतलब पराग कण, पराग कण। इसी एंथर में, पराग कोश में पराग कण मौजूद होता है। और जब ये पराग कण जो होते हैं यहां से निकलकर, सभी तो एक ही, तो यहां से निकलकर जब इस अस्टिग्मा वाला हिस्सा में, यानी अस्टिग्मा वर्तिकाग्र वाला हिस्सा में पहुंचता है, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। जब पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर, यानी पराग कण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र वाला हिस्सा में पहुंचता है, तभी परागण कहलाता है, यानी पॉलिनेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है पराग कण ... किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो पराग कण एंथर यानी पराग कोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा धातु बना सकता है? ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम बना सकता है। थोड़ा सा पॉइंटेड बातों को देखेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहेंगे? कुछ धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण को दर्शाते हैं, अर्थात यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी बना देते हैं।
ऐसे ही ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। यहां पर पॉइंटेड वाली बात यह है कि अधिकतर धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो क्षारीय ऑक्साइड प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं। इसका मतलब यह है कि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी बना सकते हैं। ऐसे ही ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसके अंतर्गत जिंक, एल्यूमिनियम, कांच, गैलियम और टीन को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां निर्मित होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण से संबंधित थोड़ा सा मामला देख लेंगे। कहां प्रतिबिंब होता है, कहां दर्पण होता है, कहां वस्तु रखा जाए, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मात्र 6 परिस्थिति, अवतल दर्पण में मात्र 6 परिस्थिति को आप ध्यान रखते हैं तो पूरा अवतल दर्पण याद है। पहला परिस्थिति क्या है? अगर वस्तु को हम अवतल दर्पण के अनंत पर रखेंगे, अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होगा, मात्र पॉइंटेड होगा, पॉइंट के रूप में दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है उल्टा और वास्तविक होता है। क्लियर। दूसरी बात, अब की बार जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, इस बार वस्तु को ही फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हेरा फेरी आपस में हो गया, अनंत पर तो फोकस पर, और फोकस पर तो अनंत पर, और जब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब अनंत, अनंत का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, अनंत है, ब्रह्मांड क्या है? अनंत है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद जब वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और जब वक्रता केंद्र समान वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है तो आकार कैसा? समान होगा, उल्टा एवं वास्तविक होगा। अवतल दर्पण में तो एक केवल अपवाद में यही है कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तभी सीधा और आभासी बनेगा, बाकी सभी पांचों मामला में उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा बात चलते हैं, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और फोकस है तो अनंत पर बनेगा। जोड़ लेंगे यहां से, वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र पर बन रहा था, वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र पर, तो यहां भी वक्रता केंद्र है, अनंत पर तो फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर यदि जो रखेंगे, उस बार वक्रता केंद्र और अनंत पर रख रहे थे, अब वक्रता केंद्र और फोकस पर, तो वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पर, और फोकस है तो अनंत पर। तो वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। छठा जो ऑप्शन आता है, छठा मामला, फोकस एवं ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तथा सीधा एवं आभासी बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत पर रखने पर फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पॉइंटेड मामला को देखते हैं। एल्केन जो होता है वो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध वाला, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जाहिर सी बात है, कार्बन और कार्बन के बीच जब एकल बॉन्ड बनता है तो उसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। द्वि बॉन्ड बनता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और ट्री बॉन्ड बनता है तो वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्लियर। तो कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 के रूप में होता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अल्कीन भी ध्यान रख लेंगे। कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंटेड रखेंगे। एल्काइन होता है, कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, वो उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्लियर। तो जिसमें त्रिबंध बनेगा, दो बॉन्ड बनेगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर। एल्केन में एकल बॉन्ड बनता है तो संतृप्त हो गया CnH2n+2, एल्कीन CnH2n बनता है, और कार्बन के बीच दो बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है एल्कीन के बीच, यह असंतृप्त हो गया। डबल और ट्रिपल बनेगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर।
और एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होते हैं और कार्बन और यह CnH2n-2 होता है। तो पहला का CnH2n एल्केन एल्कीन एल्काइन में ध्यान रखेंगे CnH2n+2, एल्कीन बीच वाला में CnH2n और एल्काइन वाला में CnH2n-2 होता है। क्लियर? तो एल्केन यहां पूछा है आपसे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। देख लेंगे थोड़ा सा। अम्ल एक तरफ है और एक तरफ प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है। साइट्रिक एसिड नींबू एवं संतरा में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है या खट्टा दूध में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है और या फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड इसी को कहा जाता है चींटी के डंक में। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो सोडा वाटर में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें से नहीं है? कंप्यूटर लैंग्वेज जो है फोर्ट्रॉन है, जावा है, कोबोल है, लेकिन C++ भले कंप्यूटर लैंग्वेज होता है लेकिन यहां पर C+++ दिया हुआ है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। थोड़ा सा पॉइंटेड चीजों को देख लेते हैं फोर्ट्रॉन के बारे में। ऑप्शन नंबर बी में फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय भाषा है कंप्यूटर की, जिसका विकास 1957 ईस्वी में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। यह बीजगणितीय पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जावा के बारे में देखते हैं तो यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गेसलिंग के द्वारा किया गया था। यह भी एक उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर में होता है। कोबोल की ओर ध्यान देते हैं तो इस भाषा का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है, यानी बिजनेस में किया जाता है। इसका पूरा रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। C++ जो है यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 ईस्वी में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची एवं ब्रायन करिनगम के द्वारा किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। पॉइंट चीजों को देखेंगे तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक PC, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, हेनरी एडवर्ड को कहा जाता है। इन्होंने अल्टेयर 8800 अल्टेयर 8800 को सन 1974 ईस्वी में विकसित किया था PC के रूप में, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहां स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। रेगिस्तान जो है उसको पूरे विश्व में 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क रेगिस्तान, एक अर्ध शुष्क रेगिस्तान। शुष्क रेगिस्तान उसे कहा जाता है जहां प्रत्येक वर्ष साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, उसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। जबकि अर्धशुष्क मरुस्थल जो होता है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है साल भर में, उसे अर्धशुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल में कई महादेश और कई देशों में फैला हुआ है, जिसका विस्तार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ है मरुस्थल एवं उससे संबंधित देश। सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसे 5 भाग में बांटा गया है। यहां पर अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उसको 5 भाग में बांटा जाता है। यहां पर औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है यहां पे। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी जो दिया हुआ लिस्ट में वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है 5 को। सहारा एवं मध्य एशियाई, पहला में आता है सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र में पहला मरुस्थल है थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, दोनों ही देशों में स्थित है। तकलामकीन मरुस्थल चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कराकूम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। जोजेब मरुस्थल इजराइल में है।
रब अल खाली मरुस्थल अरब में है और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महादेश में है। तो पहला तो आंसर आपका निकल गया, उत्तरी अफ्रीका महादेश सहारा रेगिस्तान है और यह सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। क्लियर। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का दूसरा विस्तार देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत कालाहारी जो कि बोत्सवाना के क्षेत्र में, जबकि नामीबिया मरुस्थल नामीबिया देश में पड़ता है। तीसरा अगर अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में चर्चा करते हैं तो उत्तरी अमेरिका मरुस्थलीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें सोनोरॉन मरुस्थल को अमेरिका में स्थित है। मोजेब मरुस्थल जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। एक है जोजेब और एक है मोजेब, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जोजेब इजराइल में है और मोजेब जो है वो कैलिफोर्निया में है। क्लियर। नेक्स्ट चौथा जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वो दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र है और इसके अंतर्गत अटाकामा जो कि चिली और पेरू दोनों देश में अटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत, और पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। पांचवा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है जिसमें ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट गिस्बॉन को शामिल किया जाता है जो सभी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंदुली उत्सव निम्नलिखित में से कहां मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है? तो केंदुली उत्सव जो है वो ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंदुली उत्सव, यह केंदुली उत्सव जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो है मुंबई में स्थित। थोड़ा सा पॉइंटेड चीजों को देख लेंगे, कलकत्ता में किसका मुख्यालय, चेन्नई और बेंगलुरु में किसका किसका है। तो ध्यान देंगे, एक तरफ शहर दिया हुआ, एक तरफ विभिन्न संस्थान दिया हुआ। मुंबई में कौन कौन से संस्थान का मुख्यालय है जो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान जो है वो भी मुंबई में स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च दोनों मुंबई में है। कलकत्ता में केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कलकत्ता में स्थित है, जबकि चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है और बेंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना मुख्य उद्देश्य रहता है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मुख्यालय ILO का मुख्यालय जो है, यहां पे ध्यान देंगे, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में है। 1969 ईस्वी में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है इनमें से किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 1969 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाला संस्थान अंतरराष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसका संपादन तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था, इसमें सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे राष्ट्रीय मान्यता जो दिया गया, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय मान्यता 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय मान्यता दिया गया और इसके संपूर्ण गायन में 52 सेकंड का समय लगता है तथा विशेष अवसर पर इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। हमारे संसद के कार्यवाही की शुरुआत, जो संसद के बैठक की शुरुआत होती है, वो इसी राष्ट्रीय गान के साथ शुरू होती है, लेकिन अंतिम राष्ट्रीय गीत के साथ शुरू होती है। इस राष्ट्रीय गान की धुन जो तैयार किया था वो कैप्टन राम सिंह के द्वारा इसका धुन तैयार किया गया था।
क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो हमने आपको बताया, इसको भी आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिजता प्रथा एवं पैबोस प्रथा, दो प्रथा थी, सिजता एवं पैबोस। सिजता एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत, सिजता का मतलब होता है कि सर को झुकाना, शासक के सामने सर को झुकाना, और पैबोस का मतलब होता है घुटने टेक कर शासक को सलाम प्रस्तुत करना। तो भारत में सिजता एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है वो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। कुछ पॉइंट देखेंगे, बलबन ने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली की बागडोर संभाली थी। यानी यह बलबन जो था, गयासुद्दीन बलबन, बहाउद्दीन इसके बचपन का नाम था, बाद में यह उलुंग खां की उपाधि धारण किया और गयासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। मंगोल आक्रमण जिस समय हुआ था दिल्ली में, उस समय दिल्ली को रक्षा करने में सफल हुआ था यही गयासुद्दीन बलबन। इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को भी शुरू किया था। यह अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन खूब कठोर ढंग से किया था। इसने राज दरबार में सिजता एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था और इसने उलुंग खां की भी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, अगर इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा गवर्नर जनरल का हम इतिहास देख लेते हैं कि कब कौन कैसे बना। तो देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि 1757 से लेकर 1760 ईस्वी में कंपनी के अधीन, अगर पूछेगा कि कंपनी के अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल, अब यहां पे देखिए गवर्नर है केवल बंगाल का गवर्नर, अब उसी गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो कंपनी के अधीन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो हुए वो वारेन हेस्टिंग्स हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, अब बंगाल को छोड़कर भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए, जिन्हें 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कंपनी के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। यह सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंटेड क्वेश्चन भी याद रखेंगे। भारत में कंपनी के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। अब भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल न कहा जाने लगा, अब उसको वायसराय कहा जाने लगा, और यह वायसराय जो थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत काम करते थे, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि भारत में थे, इसलिए इसे वायसराय की संज्ञा दिया गया। तो इस प्रकार से भारत का पहला वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का अंतिम वायसराय, अब वायसराय को भी खत्म, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब वायसराय, चूंकि भारत में ब्रिटिश क्राउन समाप्त हो गया, ब्रिटिश का शासन समाप्त हो गया, तो इस आधार पर वायसराय भी समाप्त हो गया पद, और अब भारत में गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुए। जबकि नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी संविधान सभा की, और इस समय उसके अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्लियर। थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय सदस्य के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, अतः इन्हें सम्मानित करने के लिए इनको अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया था, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर। और इस जो पहले संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसको बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता के साथ दूसरी बैठक आयोजित की गई थी और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो H.C. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी को चुना गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार भारतीय प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में और इसी के साथ संविधान की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी। तो तीसरी बैठक में संविधान की कार्यवाही प्रारंभ हुई जो कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वह 1922 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देंगे यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाही के साथ एक थानेदार की भी मृत्यु हो गई। इसी को चौरी चौरा हत्याकांड के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। इसी के फलस्वरूप महात्मा गांधी आहत होके, क्षुब्ध होके महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो था उसको स्थगित कर दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, जिसे अर्थव्यवस्था की राजधानी कहा जाता है, मुंबई में स्थित है। पॉइंट देखेंगे, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हिल्टन यंग आयोग, आरबीआई को बनाने के लिए कौन सा आयोग? हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ रुपया की धनराशि के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सर ऑसबोर्न स्मिथ जो थे वो आरबीआई के पहले अंग्रेज गवर्नर और पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई के प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सी.डी. देशमुख थे। वर्तमान समय में देखा जाए कि आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष, अगर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात किया जाए तो वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 8, जिसमें से भारत के साथ और इसके पड़ोसी देश को शामिल किया जाता है। पड़ोसी देश में सिर्फ कौन से देश में? म्यांमार को और चीन को शामिल नहीं किया जाता है। भारत और पड़ोसी देश, इतना ध्यान रखेंगे, भारत प्लस पड़ोसी देश। अब इस पड़ोसी देश में 2 देश को नहीं याद रखेंगे, म्यांमार और चीन जो है इसको आप अपवाद में रखेंगे। क्लियर। बाकी देश ध्यान देंगे, भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, जो कि समुद्री भूभाग से पड़ोसी देश जो है वो श्रीलंका और मालदीव, जो म्यांमार और चीन नहीं है तो श्रीलंका और मालदीव ध्यान रखेंगे। बाकी सभी स्थलीय भाग से मिलता है भारत के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, और एक याद रखेंगे समुद्री मार्ग से श्रीलंका पड़ोसी देश है और मालदीव है। तो ये 8 देश जो है वो सार्क सदस्य के देश हैं। सार्क का पूरा रूप होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में की गई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन भी ढाका में हुआ था और इसके अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। काठमांडू में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो को लॉन्च किया है? ट्रांसजर्व ने उडियो को लॉन्च किया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, उडियो क्या है? तो उडियो वॉलेट अपने सुरक्षित और निर्बाध भुगतान संरचना के माध्यम से किसी भी समय कहीं भी डिजिटल P2P यानी पीयर टू पीयर लेनदेन के पहुंच के साथ एक सामाजिक सामुदायिक संचालित पहलू को एकीकृत करता है। उपभोक्ता और ब्रांडों दोनों के लिए यह सर्वव्यापी परिस्थिति तंत्र बनाता है। यानी भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए, कैशलेस पेमेंट के लिए ट्रांसजर्व नामक कंपनी के द्वारा सोशल मोबाइल वॉलेट ऐप उडियो को लॉन्च किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या
सर्वाधिक प्रतिशत है, प्रतिशत के रूप में आपसे पूछा है, सर्वाधिक प्रतिशत है वो है पश्चिम चंपारण में। थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं। बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 13,36,573 है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 13% ही है। जितना राज्य की जनसंख्या है, तकरीबन 10 करोड़ जनसंख्या है पूरे राज्य का, उसका मात्र 13% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का है बिहार में। इसमें से पुरुष अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है वो है 6,82,216 पुरुष जनसंख्या जो है वो है अनुसूचित जनजातियों की, जबकि महिला अनुसूचित जनजाति जो बिहार में है वह 6,54,057 महिलाएं हैं जो अनुसूचित जनजाति है बिहार में संख्या में। अगर देखा जाए सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का कहां है, किस जिले में है बिहार का, तो पश्चिमी चंपारण में है, जो कि 2,50,046 संख्या है अनुसूचित जनजातियों का। जबकि न्यूनतम जनसंख्या शिवहर जिला में है। शिवहर में मात्र अनुसूचित जनजातियों की संख्या 318 है, जो कि सबसे न्यूनतम है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, जो कुल 13% अनुसूचित जनजातियों की तुलना में मात्र यहां पर टोटल अकेले चंपारण जिला में 6.35% अकेले चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। क्लियर। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अगर देख लिया जाए बिहार का अनुसूचित जनजाति के मामले में, तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर, इन तीनों में सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता है। क्लियर। संख्या में शिवहर में सबसे न्यूनतम है, संख्या में सबसे ज्यादा कहां है, पश्चिमी चंपारण में। सर्वाधिक प्रतिशतता पश्चिमी चंपारण का ही है, और न्यूनतम प्रतिशतता पूछा जाए तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष का है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वह किस वर्ष है, ध्यान देंगे। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ऑप्शन में दिया हुआ 1988, 1930, 1932 और 1982 ईस्वी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसमें से ध्यान रखेंगे कि आपका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1882 ईस्वी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है? सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, ध्यान देंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन का आंसर 1882 नहीं होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है 1988 ईस्वी में हुआ था, जबकि ध्यान दीजिएगा 1930 ईस्वी में माल विक्रय अधिनियम आया था। माल विक्रय अधिनियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन जो है भारत का वो कौन सा है? ध्यान देंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। 1 फरवरी 1964 ईस्वी को स्थापित यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। यूटीआई कब आया? 1 फरवरी 1964 ईस्वी को। यह भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। यूटीआई भारतीय शेयर बाजारों में सबसे बड़ा निवेशकर्ता भी है। यूटीआई की बात करें तो 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान जैसे कि एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी तथा पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, इसका जो है वो निवेश करता है, या सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय संस्थान का एक उपक्रम के रूप में यूटीआई को देखा जाता है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड जो है वह सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड होता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1964 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो तय की गई दूरी को औसत गति के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा देखेंगे औसत चाल और औसत वेग में क्या अंतर है, यानी औसत गति और औसत वेग में क्या अंतर है। तो औसत चाल उसे कहेंगे, औसत गति उसे कहेंगे जो तय की गई
कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय जो होता है उसी को कहा जाता है औसत चाल या औसत गति, जबकि औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय यानी इकाई समय में विस्थापन की दर को ही औसत वेग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? बीजाणु निर्माण के द्वारा इनमें से कौन उत्पन्न होता है? राइजोपस जो होता है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा उत्पन्न होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। प्लेनेरिया की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो प्लेनेरिया प्लैटीहेल्मिन्थिस संघ का एक जीव होता है। इस संघ के जीव उभयलिंगी होते हैं। इस संघ के जीवों में देह गुहा नहीं पाई जाती है। और हाइड्रा की अगर बात करेंगे तो सिलेंट्रेटा संघ का जीव होता है और इस संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। क्लियर? ब्रायोफाइलम जो होता है ये तो पादप जगत का एक भाग होता है ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो जिला बना है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन की ओर अगर ध्यान देंगे तो 100% साक्षर बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? जहानाबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जहानाबाद जिला जो है वो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? तो जी की खोज जो किया गया था आइजक न्यूटन के द्वारा जी की खोज किया गया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताता है कि बाहर अंतरिक्ष में बाहरी में किन्हीं दो पिंडों के इस पूरे ब्रह्मांड में, यहां पे बाह्य नहीं लिखेंगे तो ब्रह्मांड लिखेंगे, पूरे ब्रह्मांड में किसी दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक कहा जाता है, जिसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है जी। और इस जी का मान जो होता है वह 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होता है। और एफ बराबर अगर चर्चा किया जाए, जी अगर एफ बराबर चर्चा किया जाए तो जी इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। वहीं जी की अगर बात किया जाए तो एफ इंटू आर स्क्वायर बटा m1 m2 होता है। यह आपका गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक का फॉर्मूला निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी पुष्प फूल कौन सा होता है? तो उभयलिंगी पुष्प जो होता है वो होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, उभयलिंगी पुष्प किसे कहा जाता है? जिन फूलों में नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें पूर्ण या फिर उभयलिंगी पुष्प के नाम से जाना जाता है। इसे उसे पूर्ण फूल कहेंगे या फिर उभयलिंगी फूल के नाम से जाना जाता है। वे स्वयं को स्वपरागित करते हैं, अपने स्वयं परागित होते हैं, यानी इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागन होता है। इसके उदाहरण के अंतर्गत ट्यूलिप को, सूरजमुखी को, गुड़हल को, सरसों को और लिली को शामिल किया जाता है। ये सभी उभयलिंगी होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसे ही कहा जाता है उभयलिंगी। और इसमें स्वपरागन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की है? तो सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम ने की है। सिक्किम ने 16 मार्च 2023 को गंगटोक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 जो कि थर्ड इसका आयोजन जो था वो तीसरा आयोजन था, जो कि B20 का तीसरा आयोजन था या इसे बिजनेस 20 कहा जाता है। इसकी बैठक की मेजबानी किया गया है सिक्किम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शैक्षिक संस्थान आमतौर पर अपने डोमेन नाम में निम्नलिखित में से क्या रखता है? .edu रखता है, EDU रखता है शैक्षिक नाम के रूप में। ध्यान देंगे कुछ प्रमुख डोमेन नाम और एक्सटेंशन की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। व्यवसायिक कार्य में अगर यदि जो डोमेन बना रहे हैं तो आपको .com मिलेगा। संगठन से संबंधित अगर कोई व्यवसाय बना रहे हैं तो उसमें .org मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है। भारत
के बारे में अगर किसी भी प्रकार का डोमेन लिखना है तो .in लिखा जाता है, सरकारी कार्यों में .government लिखा जाता है, नेटवर्किंग में से संबंधित अगर लिखना है .net लिखा जाता है, और शैक्षिक संस्थान में .edu लिखा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डोमेन नाम जो .edu है वह एक टॉप लेवल का डोमेन एक्सटेंशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद की अगर चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा इसके पहले हम पॉइंटेड बातों को देखते हैं। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। दूसरी बात, महाभारत का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जबकि महाभारत का संस्कृत में रचना महर्षि कृष्ण दयपन वेदव्यास के द्वारा किया गया था, और संस्कृत से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था। अब रामायण की ओर अगर ध्यान दे लेंगे तो रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद R.T.H. ग्रिफिथ नामक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। क्लियर। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था। लखनऊ में 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, बरेली में खान बहादुर खान ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, और फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? थोड़ा सा ध्यान देंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी पुस्तक उर्वशी ग्रंथ की रचना के लिए सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, वर्तमान समय में 56वां 2020 में प्रदान किया गया 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया, जो कि असमिया कवि है। जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया, यह दामोदर मौजू को प्रदान किया गया है, जो कि एक कोंकणी उपन्यासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। और ध्यान देंगे तो पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जो रहा वह बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन को उपलब्ध करवाना। और पॉइंट देखेंगे तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ... किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो वह देता है लोकसभा अध्यक्ष की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है? तो सुंदरबन का डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। अब विश्व के प्रमुख कुछ डेल्टा और उनके नदियों से रिलेटेड चीजों को देखेंगे तो ध्यान देंगे, सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। चापाकार डेल्टा की बात करेंगे, चापाकार डेल्टा नील नदी एवं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है। चापाकार डेल्टा का निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा का निर्माण नील नदी के द्वारा किया जाता है। हालांकि इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा भी किया जाता है। और भी आता है पंजाकार डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी मिसौरी नदी के द्वारा यूएसए में किया जाता है। फिर आता है ज्वार नदमुख डेल्टा, ज्वार नदमुख जो है वो भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा होता है। और द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, VBI है और कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। द्रुमाकृतिक यानी वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण एब्री डेल्टा के नाम से जाना जाता है, एब्री नदी के द्वारा बनाया गया है। क्लियर। तो ये फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का सीरीज और उसके सटीक आंसर और उसका फुल सॉल्यूशन करने का हमने प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता रहेगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपकी बातों को निश्चित तौर पर मानेंगे और चेंजेस करने का प्रयास करेंगे अगर संभव हो पाया तो।
तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।